हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। ओके, जल्दी से लाइव आइए। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। जियोमॉर्फोलॉजी का आज पहला लेक्चर है। कल हमने इससे पहले स्ट्रेटेजी अपनी डिस्कस करी थी और पहली कल इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आज की चर्चा हमारी शुरुआत होगी जियोमॉर्फोलॉजी के पहले लेक्चर से। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, 5 मिनट। रोज़ आपका 5 मिनट इंतज़ार किया जाएगा और 5 मिनट के बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग अजीत, गुड मॉर्निंग। आ जाइए जल्दी से। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अभी तो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, अभी एडमिशन शुरू हो रहे हैं, एडमिशन अभी तक चल रहे हैं, चलते रहेंगे धीरे धीरे। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें, जैसे जैसे आप ज्वाइन करते जाते हैं आपको विद इन 5 मिनट्स क्लास के अंदर ज्वाइन होना है। क्लास का लिंक आपको 10 मिनट 15 मिनट पहले दे दिया जाता है, लेकिन आपको बिना समय गंवाए क्लास का इंतज़ार करना है और जैसे ही शुरू होती है तो आप पहले ही गुड मॉर्निंग से क्लास में एंटर होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप काफ़ी देर बाद ज्वाइन कर रहे हैं या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर। एक सेकेंड। ठीक है, अगर आप काफ़ी देर बाद ज्वाइन होंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, फिर समझ में नहीं आएगा, तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी क्लास में ज्वाइन करते हैं तो आप 144p पे ज्वाइन करते हैं। जो क्वालिटी होती है वीडियो की वो 144p होती है बाय डिफ़ॉल्ट। आपको इसे आपकी साइड में इस तरफ 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उन पर क्लिक करके इसे मिनिमम कम से कम आपको 360p पर करना है। 360p पर इसे कर लेना है। अब तो विजिबल हो रहा होगा ना, इतने बड़े फॉन्ट। तो वो तो ऊपर नाम लिखा हुआ है बस, उसमें तो क्या करना है आपको बताइए। ओके, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए तो दिखने लग जाएगा। आप में से जो भी कल ज्वाइन हुए हैं, पहले ज्वाइन नहीं हुए थे, कल जिन्होंने इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं देखी है ना, उसको देख लेना ज़रूर सबके सब। कुछ ऐसे हैं जो रात में ज्वाइन हुए हैं, कुछ अभी जो सुबह सुबह ज्वाइन हुए हैं और कुछ कल ही ज्वाइन हुए हैं, तो उन्होंने 11 बजे के बाद आपका ये जो पहली कल की इंट्रोडक्टरी क्लास थी वो नहीं देखी है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, कोई भी क्लास अगर आप मिस करोगे तो फिर बीच में से समझ में नहीं आएगा। जियोमॉर्फोलॉजी का जो सिलेबस मैंने आपको दिया है, इस सिलेबस के साथ आपको दो चीज़ें दी गई हैं। एक तो सिलेबस है, सिलेबस में कितने पॉइंट्स हैं टोटल जो लिखे हुए हैं, किसको याद है? जिसने सिलेबस देखा होगा उसको पता होगा, जिसने सिलेबस नहीं देखा होगा उसको नहीं पता होगा। अभी पता लग जाएगा किसने देखा है और किसने नहीं देखा है, जल्दी से बताओ। और कल मुझे ये वाले भी बहुत मैसेज आए कि सर ये यूनिट वाइज PYQ कहाँ से मिलेगी, तो आप को पता होना चाहिए कि सबकी सारी चीज़ें आपका पेड ग्रुप में मिलेंगी। बिल्कुल सुष्मिता, बिल्कुल। देखिए, सुष्मिता ने अभी बताया है कि मेरे 110 क्वेश्चंस सही हुए थे, JRF क्लियर हुआ। ज्योग्राफी में 71 क्वेश्चन सही हुए और 39 हुए थे पेपर 1 में, इसी अप्रोच को फॉलो करके। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सबको पता है कि इसमें टोटल 22 टॉपिक हैं। अब जो टॉपिक जिस सीक्वेंस में लिखा है मैं एक बार उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, क्योंकि ये जो क्लास है ये जियोमॉर्फोलॉजी की इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो किस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ बताते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर जो लिखा हुआ मिलेगा आपको, पहला टॉपिक इसके सिलेबस में वो है जियोलॉजिकल। अब मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, लेकिन बस आप मेरा नाम मतलब यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को सुनना, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक लिखने हैं यहाँ पर,
तो मैं छोटा छोटा इसको लिखूंगा। उम्मीद है कि आपको विजिबल होगा, नहीं भी होगा तो आप मेरी बात सुनना। बाकी ये जो पीडीएफ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो पीडीएफ में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसकी चिंता मत करना, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, एक एक टॉपिक के बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ कि यहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा। जब भी जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करते हैं, मतलब ज्योग्राफी पढ़ना जब भी शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो यूनिट पढ़ते हैं वो है जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। और जियोमॉर्फोलॉजी में भी जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा जाता है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है। आपने नाम सुने होंगे, ऑर्डोविशियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। ये सब क्या है? ये पृथ्वी की एज को कैटेगराइज किया गया है। जैसे हम इंडिया का हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वैसे ही जो अर्थ की एज है 4.6 बिलियन ईयर, उसको कैटेगराइज किया गया है। अब ये जो 4.6 बिलियन ईयर का टाइम पीरियड है, इसको हम एक बार में तो नहीं पढ़ सकते, इसमें बहुत सारे काम हुए होंगे, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं अर्थ में, तो उन्हीं चेंजेस का स्टडी है ये, किस टाइम पीरियड में किस एज में क्या हुआ है। अब इस टॉपिक को पढ़ने का जो नज़रिया है वो अलग अलग विषयों में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग होता है। देखिए कैसे अलग होता है। अगर एक स्टूडेंट बायोलॉजी का है वो भी इसे पढ़ेगा, आप हैं जियोग्राफी के वो भी इसे पढ़ेगा, फिजिक्स का एक स्टूडेंट होगा वो भी इसे पढ़ेगा, लेकिन सबकी अप्रोच अलग अलग होगी। ये जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो ये चीज़ों पर ध्यान देगा, ये प्लांट्स का एवोल्यूशन, एनिमल्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, करेक्ट। फिजिक्स का जो स्टूडेंट है वो बिग बैंग थ्योरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, कैसे करके बिग बैंग हुआ और आज किस तरीके से कौन कौन फोर्सेस काम कर रहे हैं, बेसिक बातें, इन चीज़ों पर वो फोकस करेगा। हमें जिस चीज़ पर फोकस करना है वो क्या है, तो इसकी अप्रोच अलग है हमें पढ़ने की। हम किन किन चीज़ों पर फोकस करते हैं? कॉन्टिनेंट्स पर, कॉन्टिनेंट्स का डिस्प्लेसमेंट, ओशन बॉडीज़ का डिस्प्लेसमेंट, है ना, कब कौन सा माउंटेन बना, माउंटेन ओरिजिनी, ग्लेशियर एज कब कब आए, उनका सीक्वेंस क्या रहा, हमारा फोकस इन चीज़ों पर होता है। हाँ, इन चीज़ों को भी हम देखते हैं लेकिन हल्का हल्का, कि सबसे पहले जो जीवन है वो समुद्र में आया, फिर उसके बाद पेड़ पौधे ने जन्म लिया, पेड़ पौधों के बाद फिर पेड़ पौधे स्थल भाग पर आए। पहले पेड़ पौधों में पत्तियां नहीं हुआ करती थी, लीव लेस थे, पत्तियां रहित थी, पत्तियां नहीं थी पेड़ पौधों में, उसके बाद धीरे धीरे करके पेड़ों में पत्तियां आई। फिर एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ, तो वो सीक्वेंस हम पढ़ते हैं लेकिन उतना डेप्थ में नहीं पढ़ते। हमारा मेजर फोकस माउंटेन, ग्लेशियर, कॉन्टिनेंट्स, है ना, ओशन बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेट टेक्टोनिक और कोयले का फॉर्मेशन, और आपने ये पेंजिया, इन सब चीज़ों पर हमारा फोकस होता है। समझ रहे हैं आप बात? यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल कैसे पूछते हैं, तो एग्ज़ाम में अब ये जो टॉपिक है सबसे पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक के जो शब्द हैं, टर्मिनोलॉजीज़, वो आप कई बार आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ोगे। जैसे एक टॉपिक है थ्योरीज, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की जो थ्योरीज़ हैं। अब हम लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की थ्योरी की जब बात करेंगे, या ओशन और कॉन्टिनेंट के ओरिजिन थ्योरीज जो हैं, जिसमें आप प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो इन सब में आप कार्बोनिफेरस का नाम सुनेंगे। अल्फ्रेड वेगनर, आगे एक स्कॉलर आएंगे, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि पेंजिया कार्बोनिफेरस के टाइम पे एग्जिस्ट करता था। आपने सुना होगा पहले एमए बीए में पढ़ते हुए। कार्बोनिफेरस से ही फिर ये पेंजिया टूटा और 7 कॉन्टिनेंट बने। तो ये कार्बोनिफेरस अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा ये कार्बोनिफेरस चल क्या रहा है। अब अगर आपने सपोज कीजिए कि आपने सीधा अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी पढ़ना शुरू कर दिया और यहाँ पर बताया गया कि ये पेंजिया है जो कि कार्बोनिफेरस से डिस्प्लेस हुआ, अब आप कंफ्यूज हो गए ये कार्बोनिफेरस क्या है, और इसको ढूंढने के लिए जाओगे किताबों में, है ना, और आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब में देखोगे। फिर इसी तरीके से ये आपको माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज में पढ़ने को मिलेगा। ये 4 माउंटेन एजेस थे, प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सियन और अल्पाइन। ये चारों को चारे माउंटेन एज आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल से कनेक्ट करके पढ़ने होंगे। इंडिया के रेफरेंस में आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कई सारे टॉपिक्स में आपको ये हेल्प करेगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा
तो आपको वो टॉपिक प्रॉब्लम करेंगे, समझ में नहीं आएंगे और आपको सारी चीज़ें बोरिंग लगेंगी। ठीक है, ऐसा लगेगा सिर्फ बस की याद करना पड़ रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है और ये सब का सब बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़, यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये पहले पढ़ना ज़रूरी है। और जो सवाल होते हैं बहुत आसान होते हैं। कैसे? आपको यहाँ पर 4 बड़े बड़े एरा के नाम दे देगा, जैसे APMCN। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी तो इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एजोइक या आर्कियन एक एरा होता है, फिर पैलेजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक या कैनोजोइक और नियोजोइक। इनके अंदर छोटे छोटे एजेस हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन, ठीक है, और फिर ऐसे ही और भी इनके अंदर एजेस दिखाई देंगी, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन, होलोसिन। आपसे मैच करने को दे देगा। ठीक है, या फिर आपको ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस का नाम दे दिया और बोला कि बताओ ये किस एरा से रिलेटेड है। एरा बड़ा टाइम पीरियड होता है और एज छोटा टाइम पीरियड होता है। ऐसे करके सवाल पूछ सकता है। या फिर आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए भारत में मिलने वाला जो कार्बोनिफेरस कोयला है वो किस टाइम पीरियड को बिलोंग करता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग का सवाल। और हर एक एज की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे डायनासोर एज किसको कहते हैं, जैसे रेप्टाइल एज किसको कहते हैं, जैसे ये रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का युग किसे कहते हैं, कोयले का फॉर्मेशन किस एज में हुआ है। तो हर एक युग की एक खास बात है। बस सिंपल सा हमें वो देखना है। यहाँ से स्टेटमेंट वाले सवाल नहीं पूछेंगे और ना ही यहाँ से असोसिएशन रीजन का सवाल पूछेंगे, क्योंकि उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। बात समझ में आई? ये पहला टॉपिक हम इस तरीके से पढ़ते हैं। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, मतलब हमने अर्थ की हिस्ट्री देख ली, जब तक हमें हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी हमें आगे समझ में नहीं आएगा। सेकंड नंबर पे हमारा टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन जियोमॉर्फोलॉजी। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृति विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाएं। आधारभूत संकल्पनाएं क्या होती हैं? देखिए, मैं यहां से दिख जाऊंगा आपको। ठीक है, आधारभूत संकल्पनाओं का मतलब होता है कि जियोमॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए जो भी शुरुआती स्कॉलर रहे हैं, उन शुरुआती स्कॉलर्स ने जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, इसके डेवलपमेंट में जो जो विचारधाराएं रखी हैं, जो जो बातें कही हैं, उन्हें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, आधारभूत संकल्पनाएं कहते हैं। जैसे जब जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी की शुरुआत हो रही थी मॉडर्न टाइम पीरियड में, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आएंगे, जैसे डार्क एज आया, डार्क एज के बाद कैटास्ट्रोफिज्म, आकस्मिकवाद। आकस्मिकवाद को रिप्लेस किया यूनिफॉर्मिटेनिज्म, एक रूपतावाद, जेम्स हटन ने। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जियोमॉर्फोलॉजी के। इनको पढ़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप पीवाईक्यूज उठा करके देख लो, हमेशा आपको यूनिफॉर्मिटेनिज्म, एक रूपतावाद का सवाल, जेम्स हटन का सवाल मिलेगा ही मिलेगा। इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से एक ना एक सवाल आपसे हमेशा पूछा ही जाता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी एरिया है। एक तो हमेशा सवाल आता है, दूसरी चीज़ यहाँ से बहुत आसान सवाल आते हैं। तो दो फायदे हैं, रिपीटेशन और इजी क्वेश्चन। रिपीट हो रही है सवाल और इजी है, इसका मतलब है कि वो तो सोने पे सुहागा है। इसलिए ये टॉपिक सेकंड नंबर पर हम पढ़ते हैं। अब जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ था, तो फिर हम थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। क्योंकि जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो और कुछ नहीं, हमारे अर्थ सरफेस के जितने भी लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म का मतलब होता है अर्थ का रिलीफ फीचर, स्थल रूप। अभी मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड नंबर पर हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लैंडफॉर्म। इस लैंडफॉर्म शब्द पे फोकस करिए। इस लैंडफॉर्म शब्द का मतलब होता है, दो शब्द हैं, लैंड और फॉर्म, यानी कि स्थल धन रूप। हमारे अर्थ सरफेस का रूप कैसा है? क्या हर जगह अर्थ का सरफेस एक जैसा है? नहीं, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पर वैलीज हैं यानी कि घाटियां हैं। देखिए, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर वैली है, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, है ना, कहीं पर प्लेन है, फिर समुद्र है। तो ये सरफेस अलग अलग प्रकार का है।
इसे रिलीफ बोलते हैं या लैंडफॉर्म बोलते हैं। फॉर्म मतलब आकार है ऐसा, और इसे हिंदी में उच्चावच कह देते हैं, उच्चावच, और इंग्लिश में रिलीफ कह देते हैं, रिलीफ फीचर। अब ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर होते हैं, उन्हें आगे देखेंगे। तो इससे रिलेटेड भी थ्योरीज हैं, लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ है इसके संदर्भ में कई सारी थ्योरीज हैं जो अलग अलग स्कॉलर्स ने दी हैं, और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल पूछे जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं स्कॉलर आपको पढ़ना डिटेल में, जिनसे डिटेल में 4-5 क्वेश्चन 4-5 स्टेटमेंट वाला सवाल आ सकता है और असोसिएशन का सवाल आ सकता है। तो 3 स्कॉलर इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है डेविस, डेविस तो सबसे इंपॉर्टेंट है। डेविस के बाद आते हैं पेंक, और पेंक के बाद आते हैं, पेंक यानी वल्टर पेंक, अल्बर्ट पेंक नहीं, वल्टर पेंक। ये जर्मन स्कॉलर थे, ये अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं। और अब आते हैं एल.सी. किंग, एल.सी. किंग। तो इन 3 को डिटेल में पढ़ा जाएगा। उसके बाद कुछ और भी स्कॉलर होंगे, हर किसी की थ्योरी डिटेल में नहीं पढ़नी है, चिंता मत करो, हर किसी को डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया कि इन 3 को डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी जो होंगे उनके बस आपको नाम पता होना चाहिए मैच द फॉलोइंग में करने के लिए। 4 नाम दे दिए, उनमें से 2 इंपॉर्टेंट वाले दे दिए और 2 सिर्फ जो नाम से ही पूछा जाता है, हाँ बताओ कि इनकी थ्योरी का नाम क्या है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उतना एफर्ट लगाना है किसी कॉन्सेप्ट में जिससे कि आपका काम बन जाए। ठीक है, तो ये लैंडफॉर्म डेवलपमेंट थ्योरी से सवाल आएगा, और ये 3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 स्कॉलर। जब हम लैंडफॉर्म की बात करते हैं तो लैंडफॉर्म की स्टडी बिना स्लोप को कैलकुलेट करे नहीं होती है। ये लैंडफॉर्म है, चाहे ये प्लेट्यू है, चाहे ये वैली है, या फिर ये ओशन बॉडी है, ओशन रिलीफ है, इन सब में जो डिफरेंशिएशन होता है, जो विभेदीकरण होता है, वो इनके स्लोप के आधार पर होता है। स्लोप क्या है? स्लोप इसके एकदम सबसे ऊंचे वाले भाग और जो सरफेस है, इन दोनों के बीच का एक एंगल होता है, कोण, इसे स्लोप कहते हैं। तो इस स्लोप के आधार पर ही इन सब में डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण होता है कि ये माउंटेन है, ये प्लेट्यू है, ये वैली है, ये दूसरे लैंडफॉर्म्स हैं। तो हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना होता है वो स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी है, स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, लेकिन इसमें फ़ायदा आपके लिए ये है कि हम जैसे ये डेविस, पेंक और किंग, ये 3 थ्योरीज पढ़ चुके हैं, वही थ्योरी यहाँ भी काम आएंगी, अलग नहीं करना है। जो थ्योरी यहाँ डेविस, पेंक और किंग की पढ़ी हैं उनको ही यहाँ पर पढ़ देना है, बस नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नाम हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन बोलेंगे, यहाँ पर डेविस का नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, और यहाँ पर हम उसे बोल देंगे स्लोप डिक्लाइन मॉडल। ठीक है, वैसे ही पैरेलल रिट्रीट एक थ्योरी होगी, और इसी तरीके से एक और थ्योरी है जिसे हम पढ़ेंगे डेविस, पेंक और किंग की। तो ये आपके 4 टॉपिक्स हो जाएंगे। इसके बाद जो 5वां टॉपिक आएगा, ये जब पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आएगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना इस स्टेज में क्यों ज़रूरी है? शुरुआत में देखिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ शुरुआती स्टेज में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सपोज हम कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप और ओशन बेसिन यानी महासागरीय बेसिन, इसे पढ़ने जा रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे हैं या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपसे कहा जाएगा कि जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें मूव कर रही हैं एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, एस्थेनोस्फीयर यानी कि दुर्बलता मंडल के ऊपर। ठीक है, और ये जो ऊपर की प्लेट है ये लिथोस्फीयर कहलाती है। अब आप सोचोगे कि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, जाहिर सी बात है कि आप कंफ्यूज होगे, आपको पता ही नहीं कि लिथोस्फीयर क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है। या फिर आगे आप अर्थक्वेक का चैप्टर पढ़ रहे हो, वो आपसे कहेगा कि ये जो सिस्मिक वेव्स होती हैं ये प्लेटों के सबडक्शन के कारण, और प्लेटों में जो एनर्जी जनरेट होती है या एस्थेनोस्फीयर से एनर्जी निकलती है, इस फ्रिक्शन के कारण से एनर्जी निकलती है, इससे आते तो आपको समझ में नहीं आएगा। या फिर आप वोल्केनो का चैप्टर आगे पढ़ोगे, उससे भी आगे, और आपने पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ नहीं पढ़ा है, तो आपसे वो कहेगा कि जब 2 प्लेटें दूर जाती हैं
नीचे से मैग्मा निकलता है, कहाँ से, एस्थ्रोनोस्फीयर से, और तब ये वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो सीक्वेंस आप समझ पा रहे हो क्यों हमें कोई चीज़ बोरिंग लगती है। सेम ऐसा ही क्लाइमेटोलॉजी का हिसाब है, ओशनोग्राफी में भी यही चीज़ है, इंडियन ज्योग्राफी किसी भी यूनिट में यही चीज़ होती है। अगर आप उसे सीक्वेंस में पढ़ोगे सही तरीके से तो वो समझ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप उसे उबड़ खाबड़ तरीके से पढ़ोगे तो फिर आपको वो ऐसे ही प्रॉब्लम करेगा। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? जल्दी से बताइए कि यहाँ तक क्या क्या पढ़ना है। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो चैप्टर होता है वो जियोलॉजी का चैप्टर ज़्यादा है, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना होता है। हमें ये देखना होता है अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स हैं, उन लेयर्स के बीच में डिवाइडेशन लाइन कौन सी है। जो दो लेयर को डिवाइड करने वाली लाइन है उससे सवाल पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग का डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। किस लेयर में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एलिमेंट है, क्या सबसे ज़्यादा तत्व मिलता है, इससे सवाल पूछ लेता है। जैसे अभी रिसेंटली पूछा गया था कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा किस लेयर में मिलता है, और स्टूडेंट ने लगा दिया कि एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में तो 21% ऑक्सीजन मिलता है राउंड फिगर में, वैसे 20.9 20 पॉइंट समथिंग है राउंड फिगर में 21%। लेकिन लिथोस्फीयर यानी कि जो हमारे अर्थ का क्रस्टल पार्ट है इसमें 46% ऑक्सीजन मिलती है। गलत हो गया। तो कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट मिलता है ये ज़रूरी है, किसमें क्या तत्व मिलता है ये ज़रूरी है, ये सारी बातें। और इसका जो जोनेशन किया गया है यानी कि जो डिवाइड की गई है हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट को कितने लेयर्स में डिवाइड किया है, अलग अलग नाम है, अलग अलग आधारों पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी होती हैं। बात समझे? हाँ, जब अब आप इसके बाद जब इस चीज़ को समझ जाओगे तब आप समझोगे जो कॉन्टिनेंट और ओशन से रिलेटेड थ्योरीज हैं, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन की जो थ्योरीज हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं ध्यान देना, वो है अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दूसरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और तीसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि इनको डिटेल में पढ़ना है। और ये जो प्लेट टेक्टोनिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये तीनों की तीनों थ्योरी जियोमॉर्फोलॉजी का बेस है, आधार है। अगर आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर को समझ लिया, दो थ्योरीज को, तो आपको प्लेट टेक्टोनिक अच्छे से समझ में आएगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ ली तो आपको ओशन ये डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा, आपको अर्थक्वेक का चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, आपको माउंटेन बिल्डिंग का चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, आपको वोल्केनिक इरप्शन का चैप्टर समझ में आएगा, यानी कि पर्वत निर्माण वाला चैप्टर, भूकंप का चैप्टर और ज्वालामुखी का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो कैसे समझ में आएगा ये चर्चा का विषय है, ये डिटेल में जब समझाया जाएगा। मैं बीच बीच में आपको हिंट करता रहूँगा कि देखो ये अगर आपको पहले चैप्टर नहीं पता होता तो अभी समझ में नहीं आता, वो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। अभी तो मैं एक बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक को डिटेल में करेंगे फिर टाइम लगेगा, है ना। चलो, इसमें तीन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी और थ्योरी हैं, ऐसा नहीं कि बस यही थ्योरी है, और भी थ्योरीज हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका बस आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस है, तो वो नाम पता है, काम बन जाएगा। आगे अगला जो चैप्टर आता है, अगला चैप्टर, इसका नाम है आइसोस्टेसी थ्योरी, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी या कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी भी आप इसको कह सकते हैं। सम स्थिति की संकल्पना, सम स्थिति, यहाँ से बिल्कुल भी डिटेल में सवाल नहीं आएगा। आपसे पूछेगा डटन कौन था, डटन ने ये शब्द कब दिया, एरी के बारे में, प्राट के बारे में आपसे सवाल पूछ लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बोवी, हेस्किंसन, ये सब के एक एक लाइन के स्टेटमेंट हैं। मैं आपको चाहूँ तो एक ही पेज में इनको ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाया जाएगा। अगर आपकी समझ विकसित होगी सवाल को आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबका स्टेटमेंट याद कर लेना है, बुक्स कौन सा उन्होंने ईयर और बुक का नाम दिया है, ये सारी बातें, बस इसमें इतना ही करना है। ये छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद एक बड़ा चैप्टर शुरू होता है जिसे बोलते हैं रॉक, रॉक्स यानी कि चट्टाने। चट्टाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम में और बाकी अदर एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। चट्टान, चट्टान क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग आधार पर करते हैं। सबसे बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो है इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये सीक्वेंस है।
इसके अलावा भी बहुत अलग अलग तरीके की चट्टानें होती हैं, उनकी डिटेल्स हम देखेंगे, केवल सरफेस नहीं, डिटेल्स हम देखेंगे। जैसे आपने ग्रेनाइट का नाम सुना होगा, जैसे आपने गैब्रो का नाम सुना होगा, जैसे आपने बेसाल्ट का नाम सुना होगा, सरपेंटाइन का नाम सुना होगा, और संगमरमर चट्टान होती है। इन सबको देखेंगे, इनका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, ताकि अगर बेसिक वाला पूछा गया इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक तो उसको तो कर ही पाओगे, एक्स्ट्रा भी पूछ लिया तो भी कर पाओगे। और यहाँ से ध्यान रखेंगे 4-5 स्टेटमेंट के सवाल पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन के सवाल पूछे जाते हैं, ये आप यूनिट वाइज पीवाईक्यू में देख लीजिएगा। देख करके आए हैं आज तो चलो वैसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक शुरू नहीं होने वाला था, लेकिन आपको डेली यूनिट वाइज पीवाईक्यू देखना। अब जैसे कल शुरू होगा आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल के सारे क्वेश्चंस को देख के आएंगे। मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के बाद उसके पीछे क्वेश्चंस अटैच कर दूंगा और उनको फिर आप सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से नहीं देखेंगे पीडीएफ को, नहीं, खुद से भी आपको देखना है। मैं तो अटैच करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप कितना मेहनत कर रहे हो ये देखने वाली बात है, समझ रहे? ये नहीं कि आपने कोर्स ज्वाइन किया बस निश्चिंत हो गए। मैं आपका काम जितना आसान हो सकता है उतना आसान बनाऊंगा, लेकिन आपको मेहनत करने की थोड़ा आदत होनी चाहिए, ठीक? चलो आगे बढ़ें। तो रॉक का चैप्टर आएगा, फिर उसके बाद यहाँ तक दिख रहा है, हाँ अभी तो काफ़ी नीचे है। रॉक के चैप्टर के बाद आता है अर्थ मूवमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी इंपॉर्टेंट है। अर्थ मूवमेंट यानी कि भू संचलन। भू संचलन का मतलब है कि प्लेटों के इसमें, मतलब अर्थ का जो भी फोर्सेस हैं, जितने भी प्रकार के फोर्स हैं। अब देखो माउंटेन बन रहा है, माउंटेन घिस रहा है, इरोजन हो रहा है इसका, दो प्लेटें पास आ रही हैं, दो प्लेटें दूर जा रही हैं, है ना, इस तरीके से भी ऊपर नीचे हो रही हैं। तो ये किसी न किसी फोर्स की वजह से तो हो रहा है। तो इसमें कुछ फोर्सेस एंडोजेनेटिक होते हैं, कुछ एक्सोजेनेटिक होते हैं, अंतर्जात बहिर्जात। कुछ फोर्सेस पास लाने वाले होते हैं, कुछ दूर ले जाने वाले होते हैं। इन सब के नाम है। मैं शुरुआत में ही आपके ऊपर बर्डन नहीं डाल रहा हूँ कि सारी चीज़ें एक ही बार में बोल दी फिर आप परेशान हो जाओ। ये सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी, आप चिंता मत करना, ठीक है? तो अलग अलग प्रकार के फोर्स हैं। अब जब कोई फोर्स काम करेगा तो उससे कोई ना कोई रिजल्ट तो होगा, निकल के आएगा कोई। अब जैसे ये यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, अब मैं इस पर फोर्स लगाऊं, मैं इसको यहाँ से पकड़ करके नीचे खींच दूं, तो ये फोर्स है ना। फोर्स आपको समझ में आया? पहली चीज़ फोर्स से सवाल पूछेगा। दूसरी चीज़ उस फोर्स का रिजल्ट क्या हुआ। मैं इसको पकड़ के अगर पूरी ताकत लगा करके, हो सकता है कि ये ना निकले, लेकिन अगर हो सकता है कि ये निकल ही जाए, मैं इसे खींच ही दूँ पूरा, तो कोई ना कोई इसका रिजल्ट निकल के आएगा। तो उस वो रिजल्ट क्या है? जैसे दो प्लेटें दूर गई, क्या रिजल्ट बना? कौन सा लैंडफॉर्म बना? दो प्लेटें पास आई, रिजल्ट क्या बना? कौन सा लैंडफॉर्म बना? ठीक है? किस किस कंडीशन में ये लैंडफॉर्म बन रहा है, किस किस कंडीशन में प्लेटें दूर जा रही हैं, वो कंडीशन से सवाल पूछेगा। और ये कंडीशन आपको समझ में आ गई तो आपको असर्शन रीजन का सवाल बहुत आसान लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। उसकी भी टेक्निक मैं आपको समय आने पर बताऊंगा, ठीक है? तो ये अर्थ मूवमेंट का चैप्टर होता है, इसमें मेनली फोर्सेस और उनके रिजल्ट पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है अर्थक्विक। अर्थक्विक यानी कि भूकंप। भूकंप का चैप्टर आपका ऑलरेडी आधा कवर हो चुका होगा जब आपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा होगा। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आधी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अर्थक्विक में बस उसको थोड़ा सा और शार्प करना है। अर्थक्विक की वेव्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो ये सरफेस वेव्स होती हैं, इनको पढ़ना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है, सॉलिड में लिक्विड में इनका क्या स्वभाव होता है। इसके अलावा ये शेडो जोन बनते हैं, पी वेव शेडो जोन, एस वेव शेडो जोन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। एक इसका अप्लाइड पोर्शन इंडियन ज्योग्राफी में, अप्लाइड पोर्शन तो इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, यहाँ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। जितना भी आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो सब का सब थियोरेटिकल पार्ट है। उस सभी थियोरेटिकल पार्ट का जो अप्लाइड पोर्शन है वो इंडियन ज्योग्राफी, ध्यान देना। आपने माइग्रेशन पढ़ा, इंडिया में उसका अप्लाइड पोर्शन पूछेगा डाटा। आपने पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी डाटा पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी है, तो इंडिया में पॉपुलेशन की ग्रोथ पूछता है। आपने मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर के अलग अलग इंडिकेटर्स पढ़े, उन सब का डाटा ज्योग्राफी में पूछेगा, इंडियन ज्योग्राफी में पूछेगा। जियोमॉर्फोलॉजी में आप ये कॉन्टिनेंट, ओशन बेसिन, अर्थक्वेक ये सब पढ़ रहे हो,
और इन सब का अप्लाइड पोर्शन इंडिया में पूछेगा। क्लाइमेटोलॉजी में साइक्लोन पढ़ोगे, साइक्लोन का कॉन्सेप्ट समझोगे, वर्ल्ड लेवल पर उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा डिटेल में। लेकिन उनका अप्लाइड पोर्शन कौन से स्टेट में कब आया है, किस नाम से आया है, इंटेंसिटी क्या थी, ये सब इंडिया के ज्योग्राफी में पूछेगा। तो सारे थ्योरीज हैं, इंडिया में उसका एप्लीकेशन होगा। तो अर्थक्वेक का एक तो थियोरेटिकल पार्ट होता है, दूसरा एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है इंडिया में। तो हम यहाँ पर तो थियोरेटिकल पार्ट समझेंगे, जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा 10, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब नीचे जगह नहीं है, 11 नंबर से, वो होगा वोल्केनो, ठीक है। वोल्केनो में आपसे क्या पूछा जाएगा? देखो, वोल्केनो दो प्रकार से इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इससे अंदर, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से वोल्केनो आ रहा है, कहाँ से? एस्थोनोस्फेयर से। वहाँ से जब ये वोल्केनिक इरप्शन आता है तो पृथ्वी के अंदर भी लैंडफॉर्म बनते हैं इससे। बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, शीट, डाइक, इस तरीके के आपने नाम सुने होंगे। नहीं सुने हैं कोई बात नहीं, आगे सुनोगे। तो वोल्केनो से अंदर भी लैंडफॉर्म बनते हैं। वोल्केनो में कहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जैसे। क्यों होता है? कारण। यहाँ से अशंसर रीजन के सवाल और स्टेटमेंट वाले सवाल, हर तरीके का सवाल पूछेगा, डिटेल में पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको उस तरीके से पता होना चाहिए। प्लस एक्टिव वोल्केनो, पैसिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, इंडिया में इसका एप्लीकेशन बैरन नारकुंडम आपने पढ़ा होगा, इसका वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा। तो इसका ये फ़ायदा। अब ये वोल्केनो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पता होगी। यहाँ अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं पता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं पता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ नहीं पता है, ये दो टॉपिक, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। सिमिलरली अर्थक्वेक भी आपको समझ में नहीं आएगा, और ये अर्थ का मूवमेंट, मतलब सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर वो समझ में नहीं आएंगे, प्रॉब्लम करेंगे। समझ रहे हैं बात? बताइए, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई है? अगर यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी फटाफट। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? ओके, चलो अच्छी बात है। और मुझे ये बता दो, देखो बर्डन तो फील नहीं हो रहा है कि अरे बाप रे ये क्या चल रहा है? मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। मैं इस चीज़ को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ। देखो, मैं अगर एक क्लास ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो उसमें मेरा फ़ायदा तो है नहीं। मुझे तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा है, तो मेरे लिए वो फ़ायदे वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए उसको 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास ज़्यादा लगा रहा हूँ। कारण क्या है? कि आपको बेहतर समझ में आए। मैं आपकी स्पीड से चल जाऊँगा, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से फिर मैं चलूँगा वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं एक टॉपिक 10 बार पढ़ा चुका हूँ और आप उसे भी पढ़ोगे, और मैं डायरेक्ट आते ही शुरू कर दूंगा। यही प्रॉब्लम होती है असल में। असल में प्रॉब्लम ये समझना नहीं है, प्रॉब्लम असल में ये है कि कब क्या पढ़ना है, और पहले एक अपना विजन क्लियर कर लेना है कि मुझे ये पढ़ना है। जैसे घोड़े के आंखों के चारों तरफ, दोनों तरफ ये होता है ना, ऐसे कागज़ लगाया हुआ होता है, उसको बस एक चीज़ दिखाई देती है, उसे बस भागना है। पीछे से उसे पड़ता है चाबुक, दे दनादन, दे दनादन, और उसे बस भागना है, उसे बस वो समझ में आता है। तो वैसे ही आपका ये विज़न है। आप अपने 6 महीने की तैयारी को, जेआरएफ की तैयारी को, जो आगे आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, उसके लिए 1.5 घंटा, 2 घंटा नहीं दे पाओगे तो फिर ये मुश्किल है, प्रॉब्लम करेगा आपको आगे जाकर। और स्टूडेंट क्या चाहता है कि वो 10 मिनट की वीडियो देखना चाहता है, 10 मिनट देखा, वो 10 मिनट स्ट्रेटेजी वाली, ये 10 मिनट में बस मेरा फ्यूचर डिसाइड हो जाए। ऐसा हो सकता है? आप खुद ही सोचो, आप सब तो इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप खुद ही सोचो कि 10 मिनट में क्या हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा? 10 मिनट में मुझे 6 महीने में क्या काम करना है 15-20 मिनट में? नहीं होगा, इसके लिए समय चाहिए होता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो वो समय मांगता है,
वहाँ भी अगर आपको बात करनी थी तो समय लगा ना। कहाँ, बताओ कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? लगा समय, देखो यस सर कहा। या फिर ये मैसेज गलत समय पे आ गया है। मैंने पूछा अगर आपको वहाँ भी बात करनी थी, समय लगा वहाँ, तो हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना 1.5 महीने लगा हो। यहाँ तो एक ही क्लास की बात है। चलो ठीक है, मतलब मैं समझ गया सही। ठीक है, तो फिर मैं इसको इरेज कर दूं, अब मैं दूसरे टॉपिक्स लिखूंगा यहाँ पे। चलो अभी थोड़ी जगह है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप कुछ चीज़ पूछेंगे मुझसे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मेरा चेहरा उस तरफ हो। अब जैसे माने अभी मैं इस तरह लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपने कुछ पूछा हो, मैं देख नहीं पाऊंगा, छूट जाएगा। या फिर मैं, मान लीजिए आपने कब पूछा है और मैं कब इस तरीके से देख रहा हूँ ऐसे करके, तो वो टाइम लगेगा। तो जब मैं इस तरफ हूँ, आपसे बोलूँ कि पूछिए, तब आप पूछें, तो वरना फिर हो सकता है आपका सवाल छूट जाए। माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज, ठीक है। ये टॉपिक भी आपको पिछले टॉपिक जब तक समझ में नहीं आएंगे, जैसे थ्योरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना, अर्थ मूवमेंट, रॉक का चैप्टर है जो, ये अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि जो माउंटेन बनता है वो प्लेटों के मूवमेंट से ही बनता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, एक भारी प्लेट है ओशनिक, एक हल्की प्लेट है कॉन्टिनेंटल, दोनों प्लेट आकर के मिल गई, और फिर जो बीच में सेडिमेंट होता है या मलबा, वो अपलिफ्ट हो जाता है। तो ये तभी समझ में आएगा ना जब प्लेट टेक्टोनिक समझ में आएगी। और नहीं समझ में आएगा, नहीं पढ़ी होगी तो फिर प्रॉब्लम करेगा। दूसरी चीज़, कौन सा माउंटेन किस एज में बना है। अब एज समझ रहे हो, एज जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। कहाँ टॉपिक है 12 नंबर पर, 12 नंबर पर, और पहले नंबर का टॉपिक से लिंक हो रहा है। आपसे पूछेगा हिमालय, हिमालय कौन सी एज का माउंटेन है? अल्पाइन। अल्पाइन यानी कि जो रिसेंट टर्सरी एज के माउंटेन है, ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। ऐसे ही एंडीज, रॉकीज। आपसे बोलेगा सतपुड़ा कौन सी एज का माउंटेन है? अरावली सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है, पूरे इंडिया की, पूरे विश्व की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। तो यहाँ का टॉपिक यहाँ से लिंक हो रहा है, यहाँ का टॉपिक यहाँ से लिंक हो रहा है। ये लिंक लिंक बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तब आपको समझ में आएगा। प्लस इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, ये जियो सिंक्लाइन नाम सुना होगा, रेड कैटन, श्वासिनबर्ग, है ना, और इस तरीके के और भी सवाल हैं, और भी टर्म्स हैं और थ्योरीज हैं। बस उनको पढ़ लेना है थोड़ा थोड़ा, आपका काम बन जाना है, उसमें फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है इरोजन। सॉरी, इरोजन नहीं, वेदरिंग। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इरोजन है ना वो यहाँ पर पढ़ चुके होंगे हम, थ्योरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, इरोजन का चैप्टर। इरोजन यहाँ पढ़ लिया यानी कि अपर्दन, और वेदरिंग यानी कि अपक्षय, वेदरिंग हम पढ़ लेंगे यहाँ पर। वेदरिंग, वेदरिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं हर टॉपिक में ऐसा बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, सो आप सोच रहे होंगे कि अरे कभी ये तो बोल दो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे वो हल्का सा देखना। आप बोला था मैंने, यहाँ पर बोला था आइसोस्टेसी में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देखना है बस। ठीक है। अब एग्ज़ाम वो नहीं रह गया कि आप एक दो टॉपिक पढ़ो और आपका काम बन जाए। जनता इतनी हो गई है हमारी, हमारी भीड़ इतनी है, भीड़ हमारे इंडिया की। चाइना को हम पीछे छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ में तो पीछे छोड़ रहे हैं, रात दिन मेहनत में लगे हुए हैं। बस मेहनत का फल है हमारी पॉपुलेशन। चलो ठीक है। देखो, वेदरिंग का जो चैप्टर है ये असरसन के सवाल पूछता है यहाँ से। जैसे आपसे पूछ लेगा ये चट्टान है और कैल्शियम कार्बोनेट चट्टान है, इसमें किस प्रकार की वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, या फिर किसी दूसरे प्रकार की बायोलॉजिकल वेदरिंग। और फिजिकल वेदरिंग जो होती है वो उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, केमिकल वेदरिंग होती है उसकी क्या क्या कंडीशन है, किन किन कंडीशन में केमिकल वेदरिंग होती है, लाइमस्टोन के चट्टान में कौन सी वेदरिंग होगी, उसकी कंडीशन क्या है, और किस एरिया में होगी। कंडीशन, एरिया, लोकेशन, ट्रॉपिकल एरिया में,
टेम्परेट रीजन में, पोलर रीजन में और मॉनसून लैंड पर कौन सी वेदरिंग होगी, क्यों होगी। चार चार पाँच पाँच स्टेटमेंट अगर आपको शॉर्ट नोट्स में पता है, आपका काम बन जाएगा। कल मैंने अपने शॉर्ट नोट सेंड करे थे, देखिए आपने। अब वेदरिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें मटेरियल अपने ही जगह पर टूट टूट करके गिर जाता है, ऐसे यहाँ से टूट के यहाँ गिरा है। ये प्रोसेस है, ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो सकती है। वेदरिंग के द्वारा भी तो कोई ना कोई लैंडफॉर्म बनेगा, तो उसे मास मूवमेंट बोलते हैं, यानी द्रव्यमान संचलन बोलते हैं। अब वो द्रव्यमान संचलन लैंडस्लाइड, एवेलांच, सॉइल क्रीप, इस तरीके से जाना जाता है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एवेलांच क्या होता है, सॉइल क्रीप क्या होता है, स्लम्पिंग क्या होती है, क्रीपिंग क्या होती है, और इंडिया में इसका एप्लीकेशन देखा जाएगा। बस क्लियर हो गया टॉपिक। यहाँ कॉन्सेप्ट समझा, वहाँ पढ़ लिया थ्योरी, बस काम खत्म। देखा, ठीक है, ओके, वेरी गुड। और बाद में जो सवाल पूछेंगे कि ये कहाँ से मिलेंगे हमें सारे नोट्स, आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आपको पेड ग्रुप में जोड़ा गया है तो मैं नोट्स कहीं और क्यों दूंगा। पेड ग्रुप तो इसीलिए बनाया ना कि सबको इसमें जोड़ा है, यहीं पे नोट सेंड करना है, लिंक सेंड कर देने बस। तो बाकी जगह क्यों आपके लिए कोई चीज़ परेशानी की जाएगी, इस बात को भी तो समझो। चलो ठीक है, वेदरिंग के चैप्टर में ये चीज़ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है रेजुवेंशन एंड पॉलीसाइक्लिक रिलीफ। ये टॉपिक शायद हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया हो, कि सुना ना हो, लेकिन कोई बात नहीं। रेजुवेंशन 14 नंबर पर है, एंड पॉलीसाइक्लिक रिलीफ। एक होता साइकिल, साइकिल वो वाली साइकिल नहीं, चलाने वाली नहीं, चक्र, साइकिल। साइकिल का मतलब होता है जहां से कोई चीज शुरू हुई है वो वापस वहीं पर आ जाए, इसे चक्र बोलते हैं। जैसे रिवर का साइकिल होता है, यूथफुल स्टेज से स्टार्ट होता है, मैच्योर स्टेज और फिर ओल्ड स्टेज, लैंडफॉर्म वापस से खत्म हो जाते हैं, लैंडफॉर्म बनते हैं और खत्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता है। हमारी अर्थ जो है बहुत डायनामिक है, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ चलता रह रहा है। अभी मान लो कि जैसे आप एक झोपड़पट्टी है बनाई, ठीक है, उसमें झोपड़पट्टी को बनाया, बहुत तेज़ से हवा चल गई, आई और उसे उड़ा के ले गई। या ऐसे जब बहुत तेज़ से साइक्लोन, टॉर्नेडोज आ जाते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को भी तबाह कर सकते हैं। तो वो नेगेटिव हो गया ना, जो डेवलपमेंट इस तरीके से चल रहा था वो वापस हो गया। ऐसे ही साइकिल, अर्थ में कुछ ऐसे फोर्सेस काम करते हैं कभी कभी कि ये साइकिल समय से पहले या तो कंप्लीट हो जाते हैं या फिर समय में पीछे चले जाते हैं। पीछे का मतलब, अगर ये ओल्ड स्टेज में चला गया था तो ये मैच्योर में वापस चला जाएगा, और मैच्योर से यूथफुल में, कुछ ऐसे फोर्सेस भी होते हैं। तो इस प्रकार का जो साइकिल होगा इसे क्या कहेंगे, ये दोबारा से नया हो रहा है ना, इसीलिए इसको पुनर्युवन कहेंगे। पुनर्युवन, पुनर माने दोबारा से, युवन माने नया होना, पुनर्युवन। और अंग्रेजी में कहते हैं रेजुवेंशन, और हिंदी में पुनर्युवन। अब ये तो एक प्रोसेस है, हमेशा ध्यान रखो, प्रोसेस उसका रिजल्ट, प्रोसेस उसका रिजल्ट। इस प्रोसेस का रिजल्ट क्या होगा, पॉलीसाइक्लिक रिलीफ। हमें कैसे पता चलेगा कि इस एरिया में पॉलीसाइक्लिक रेजुवेंशन हुआ है, पुनर्युवन हुआ है। जैसे इंडिया में छोटा नागपुर का प्लेट्यू जो है, वहाँ पर कई सारे रेजुवेंशन हुए हैं। कैसे पता लगता है, उससे, इस प्रोसेस से बनने वाले लैंडफॉर्म से, स्थल रूपों से। यहाँ पर पार्टलैंड्स बनते हैं, है ना, यहाँ पर आपको इनसाइड मियांडर दिखाई देगा, निक पॉइंट्स बनेंगे, पेयर टेरेसेस बनेंगे, सब आगे बताए जाएंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो उन पॉलीसाइक्लिक रिलीफ यानी कि बहुचक्रीय स्थलाकृतियों को भी पढ़ना होता है, एग्जाम में सवाल आते हैं। ये आपका 14 नंबर का टॉपिक होगा। इसके नीचे दिखाई देगा, हाँ चलो एक और आ जाएगा। इसके बाद फिर जो चैप्टर आता है वो है 15 नंबर पर, ड्रेनेज पैटर्न एंड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। आपने एग्जाम में कई बार सवाल सुने होंगे, एंटीसीडेंट रिवर, सीक्वेंट रिवर, इनसीक्वेंट रिवर, और कॉन्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, रीसिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट, ये सब सुने हैं ना। सुपर इम्पोज और एंटीसीडेंट यानी कि अनुवर्ती, परवर्ती, नवानुवर्ती, प्रत्यानुवर्ती, फिर पूर्ववर्ती, अध्यारोपित, ये सब के सब यहाँ पढ़े जाने वाले चैप्टर हैं, ठीक है। और इसके अलावा
जो पैटर्न है कि पैटर्न कैसा बना है, ये एनुलर पैटर्न है, ये वृक्षाकार प्रतिरूप है नदियों का, मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी वृक्षाकार प्रतिरूप, वलयाकार हो सकता है, और वो केंद्र अपसारी हो सकता है, केंद्र अभिसारी हो सकता है, सेंट्रिपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, अलग अलग प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं। वो सभी चीज़ें यहाँ पढ़ी जाती हैं इस टॉपिक में। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं रिवर कैप्चर। इस बार एग्जाम में सवाल पूछा गया और मैं हमेशा इस टॉपिक को बताता हूँ। सभी टॉपिक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 80+ क्वेश्चन हमारे ही कोर्स से आए हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन लाइव क्लास में गिनाया है। जो उस समय एग्जाम दे के आए थे स्टूडेंट, उनके सामने एक एक क्वेश्चन गिनाया है लाइव क्लास में, दोनों ही पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर पढ़े जाने वाले टॉपिक है। ठीक है, चलिए, इतनी बात उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो मैं इसे इरेज कर दूं, कोई समस्या तो नहीं है? वैसे तो ये सारी चीज़ें ना आपके पास नोट्स में अवेलेबल हैं। मैं नोट्स में से ही सीक्वेंस देख करके बता रहा हूँ। ये सबका सीक्वेंस मुझे याद नहीं होगा, ऐसे 2-4 याद होंगे, उसके बाद नहीं, देख कर ही बता रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? इरेज कर दिया जाए, बताइए। और अगर किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं। आपने हो सकता है इससे पहले भी ये सिलेबस पढ़ा होगा, यूजीसी नेट का पहले भी प्रिपरेशन करी होगी, लेकिन इस बार जब आप पढ़ेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी से आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है अभी से कॉन्फिडेंस? बताओ कि हाँ, इस बार तो समझ में आ जाएगा। एक पहले से एक आभास होता है ना इंसान को, उसको समझ में आने लगती हैं चीज़ें पहले कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही बुरा होने वाला है। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, पहुंच रहा है अभी, रास्ते में है अभी, घर से निकल गया यहाँ से, मैंने डिस्पैच कर दिया है, पहुंच जाएगा। ठीक है, और कितना पहुंच गया ये भी बता देना। आ रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया है। आ रहा है, बहुत पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हो गए हमारे टोटल 15 टॉपिक हो गए थे। अब 16 नंबर के टॉपिक को हम देखेंगे। 16 नंबर का जो टॉपिक है वो जियोमॉर्फोलॉजी की बुक में ही आपको दिखेगा, सविंदर सिंह सर की किताब में, और सिर्फ वो सविंदर सिंह सर की किताब में दिखेगा, और किताबों में नहीं दिखेगा जियोमॉर्फोलॉजी की। जैसे इसीलिए मैं आपसे कह रहा था ना कि किताबों पे आप फोकस मत करना ज़्यादा, खरीदोगे भी तो परेशान हो जाओगे। कब, अभी तक तो नहीं जैसे देखो मेरे पास तो वो सविंदर सिंह सर की भी है, एक ही किताब आती है पी दयाल की, जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ये मैंने तैयारी के टाइम पर ही ली थी। पी दयाल की भी बुक है मेरे पास, और थॉर्नबरी, WZ थॉर्नबरी की जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो भी। तो कॉन्सेप्ट्स यहाँ ऐसे बिल्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे हवा में बिल्ड नहीं होते। तो इन सभी जियोमॉर्फोलॉजी किताब में केवल सविंदर सिंह सर की किताब है जिसमें मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस का टॉपिक दिया है। ठीक है, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। अब ये जो टॉपिक है इसे हिंदी में कहते हैं आकार मिति विश्लेषण। देखो मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा हूँ, ना मुझे ताबड़तोड़ अंग्रेज़ी आती है, मैं बीच बीच में कुछ अंग्रेज़ी टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही तुरंत ही मैं उसका हिंदी मीनिंग भी बता रहा हूँ आपको। मुझे लगता है कि इतना अंग्रेज़ी टर्म तो आप सबको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो फिर भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी आपने सुबह ही देखा था आज की प्रैक्टिस लाइव क्लास में, वो सवाल आपका गलत हो जाता अगर इंग्लिश का टर्म नहीं मालूम होता। ड्रेनेज पैटर्न को उन्होंने, ड्रेनेज को पता नहीं क्या लिखा हुआ था, वो मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो शब्द थोड़े बहुत बोल रहा हूँ मैं। चलिए, तो मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ड्रेनेज बेसिन होता है। अब ये ड्रेनेज बेसिन क्या है, ये समझने वाली बात है। ड्रेनेज बेसिन और कुछ नहीं, या कैचमेंट एरिया भी इसे बोल देते हैं, किसी जोग्राफिकल एरिया में मेन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज, जोग्राफिकल एरिया में मेन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज को जो क्षेत्र पानी प्रोवाइड करता है उसे ड्रेनेज बेसिन या कैचमेंट एरिया बोलते हैं।
इसी की मैथमेटिकल स्टडी, इसी की ज्योमेट्रिकल स्टडी होती है मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। अब ये मॉर्फोमेट्रिक शब्द आपके लिए नया नहीं है। मॉर्फोमेट्री हमने अर्बन एरिया की भी पढ़ी है मॉर्फोमेट्री, ऐसे ड्रेनेज बेसिन की भी मॉर्फोमेट्री पढ़नी होती है। ठीक है, मैं इस टॉपिक को यहाँ पर कवर नहीं करता हूँ, इस टॉपिक को हम कवर करते हैं यूनिट 9 में, क्योंकि यूनिट 9 में इस टॉपिक को स्पेसिफिक रूप से लिखा हुआ है। यूनिट 9 यानी कि जोग्राफिकल टेक्निक, जो सबसे खतरनाक डरावनी यूनिट्स में से एक मानी जाती है, जो कि बहुत आसान है, ऐसा केवल एक परसेप्शन बना हुआ है कि बहुत खतरनाक है। देखो, किसी को अगर अपने साथ पेड ग्रुप में ज्वाइन करना है ना, जोड़ना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ लालच, कुछ ना, या तो लालच हो या तो फिर डर हो, दो में से एक चीज़ हो। आप मेरे साथ क्यों जुड़ोगे? लालच होना चाहिए या तो फिर डर होना चाहिए। डर किस चीज़ का? कि इसके बिना तो मेरा होगा ही नहीं, और वो डराया जा रहा है आपको मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस से, बड़े बड़े यूनिट से, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी जो कॉन्सेप्ट वाली, उससे डराया जाता है। दूसरा, आपके मन में लोभ होना चाहिए कि हाँ यार ठीक है, ये अच्छा पढ़ा रहा है, इससे जुड़ जाते हैं, तो आप खुद ही जुड़ जाओगे। और ज़बरदस्ती जब आपको जोड़ जाएगा, मतलब ये डर है। लेकिन मेरे चैनल पे फ्री में इसकी पूरी प्लेलिस्ट है। यूनिट 9 पूरा मैंने फ्री में मास्टर वीडियो अपलोड करी है। तो मैं वो काम नहीं करता कि डर से आपको ज़बरदस्ती जोड़ दिया। हाँ, आप जुड़ना चाहोगे वैसे ही जुड़ोगे, नहीं जुड़ना चाहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो जुड़े उसका भी भला, जो ना जुड़े उसका भी भला। किसी को डरा के ऐसा कोई काम करना वो अच्छी बात नहीं है। आप भी इस बात को ध्यान रखना जब आप भी पढ़ाओगे आगे तो। ठीक है, देखो मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं यूनिट 9 में, यानी कि ज्योग्राफिकल टेक्निक वाले में, वहाँ अच्छे से समझ में आएगी। यूनिट 9 के 4 पोर्शन होते हैं, ऑलरेडी बताया है मैंने। यूनिट 9 की क्लास में मास्टर वीडियो 6 घंटे की थी, लगातार बैठ के बनाई थी एक ही बार में। यूनिट 9 में आपका कार्टोग्राफी आता है, और इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स आता है, इसमें रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का टॉपिक आता है, और इसमें आपका मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। 4 पोर्शन है इसके, इसी तरीके से तोड़ करके इसको पढ़ते हैं। तो इसे हम वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपके जो टॉपिक बचे 16 के बाद 17, 18, 19 और 20, फिर 21 और 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिक्स में क्या पढ़ना है? लैंडफॉर्म्स पढ़ने हैं बस। और ये सभी लैंडफॉर्म फोर्स हैं। एक फोर्स होता है जो पृथ्वी के अंदर काम कर रहा है, उसे इंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। एक फोर्स होता है जो पृथ्वी के बाहर से काम करता है, उसे हम एक्सोजेनेटिक फोर्स या बहिर्जात बल बोलते हैं। अंतर्जात बल, बहिर्जात बल। ठीक है, अंतर्जात बल जैसे अर्थक्विक, भूकंप, वोल्केनो, यानी ये लावा, क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी, तो ये अंदर से काम करते हैं। इनसे लैंडफॉर्म बनते हैं, ना कि बिगड़ते, बनते हैं। माउंटेन बन गया, ठीक है, रिफ्ट वैली बन गई, और इससे रिफ्ट घाटी बन गई, समुद्र के अंदर मिड ओशनिक रिज बन गया, तो ये लैंडफॉर्म बनते हैं। लेकिन जो बाहर से ये फोर्स काम करेंगे, इनसे लैंडफॉर्म डिस्ट्रॉय होते हैं, टूटते हैं, विखंडित होते हैं। अब ये कौन कौन से ऐसे लैंडफॉर्म है, आप अभी सुनोगे कि इनसे लैंडफॉर्म डिस्ट्रॉय हो रहा है तो आप चौंक जाओगे कि हमने तो सुना है कि अरे इनसे लैंडफॉर्म बन रहा है, लेकिन असल में इससे टूटता है। सबसे पहले लैंडफॉर्म हम पढ़ेंगे, छः फोर्सेज हैं ये, और सबके सब एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है फ्लूवियल लैंडफॉर्म। फ्लूवियल लैंडफॉर्म यानी कि वाटर, पानी या नदी, रिवर के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म्स। पहला ये है। कौन से इरोजन है, कौन से डिपोजिशन है, कुछ थ्योरीज होंगी वो सब। इसके बाद आएगा आपका कास्ट लैंडफॉर्म, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा, अब ये लैंडफॉर्म है लेकिन फोर्स कौन सा है? अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म। फिर से वही इरोजन, डिपोजिशन, कुछ थ्योरीज। इसके बाद कोस्टल लैंडफॉर्म, समुद्र की जो लहरें होती हैं, समुद्र की लहरों से बनने वाले लैंडफॉर्म। फिर से वही इरोजन, डिपोजिशन, कुछ थ्योरीज जो होंगी वो पढ़ लेनी है, बस कुछ नहीं करना है। और फिर एरिड, सेमी एरिड लैंडफॉर्म होते हैं जो कि विंड के द्वारा बनते हैं, हवा के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म। अगेन इरोजन, डिपोजिशन लैंडफॉर्म, अपरदन निक्षेप जनित लैंडफॉर्म, और उसके बाद कुछ थ्योरीज। ऐसे ही आएगा आपका ग्लेशियर, पेरी ग्लेशियर। एक चीज़ यहाँ पर रह गया,
इसके बाद आएगा आपके ग्लेशियर और फिर पेरी ग्लेशियर। ग्लेशियल और पेरी ग्लेशियर, ये दो लैंडफॉर्म, यानी कि इसको हम हिंदी में कहेंगे हिमनद, हिमानी और परिहिमानी। ठीक है, फिर से इनसे वही लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, इरोजन के द्वारा बनने वाले, डिपोजिशन से बनने वाले, और कुछ थ्योरीज होंगी। इस तरीके से इस पूरा सिलेबस कवर होगा, और हर एक टॉपिक में उसको किस तरीके से आसान बनाना है ये मेरी जिम्मेदारी है, बस आपको उसे फॉलो करना है। डेली हर एक जो लेक्चर दिया जाएगा उसको डेली के डेली कंप्लीट करना है, उसके नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन करना है, उसी नोट्स के पीछे उस टॉपिक से रिलेटेड PYQs दिए होंगे उन्हें सॉल्व करना है, और शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसके लिए भी मैंने रेफरेंस के तौर पर अपने शॉर्ट नोट्स दिए हैं, और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो को भी मैं आज सेंड कर दूंगा आपके पेड ग्रुप में, आप देख लेंगे। ठीक है, तो इतना काम अगर आप करेंगे और इस सीक्वेंस में काम करेंगे, और ये जो सीक्वेंशियल काम होता है ना वो हम हर यूनिट में करते हैं। जैसे अब ये जियोमॉर्फोलॉजी है, ये ख़त्म होगी, क्लाइमेटोलॉजी शुरू होगी, तो पहली क्लास क्लाइमेटोलॉजी की यही होगी, जिसमें बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक कब करना है, पहले क्या उसके बाद क्या, और उसके PYQs आपको पहले दे दिए जाएंगे कि देख के आओ इसे। फिर ऐसे ओशनोग्राफी पहली क्लास ये, और यूनिट वाइज PYQ आपके पास, फिर एनवायरनमेंट, फिर थॉट, इंडियन जोग्राफी, इसी तरीके से काम होगा। सोचो अगर इस तरीके से आपने एक एक टॉपिक को तबाह करते हुए पढ़ते चलोगे तो आपके लिए ये एग्ज़ाम मुश्किल है। एक एक टॉपिक पे आप पढ़ रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो, इससे कौन कौन से सवाल आए, ये सवाल मुझसे क्यों नहीं बना, उसको फिर से पढ़ो, फिर से देखो, ऐसा होगा नहीं। क्लास में एक ही बार में सब बता दिया जाएगा। हाँ, आपको कुछ समझ में प्रॉब्लम है, आप दोबारा पूछ सकते हो, लेकिन क्लास में तो एक ही बार में सब कुछ समझा दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो एक एक तरीके से आप ऐसे करके उसको हर एक टॉपिक का जब कत्ल करोगे, छन्नी छन्नी करोगे उसको, तो देखते हैं फिर कि कैसे आपको समझ में नहीं आता है ना। तो ये है इंट्रोडक्शन जियोमॉर्फोलॉजी का। बताइए कुछ प्रॉब्लम है आपको यहाँ से? तो अब मैं बैठ चुका हूँ, अब पूछने की जिम्मेदारी आपकी है। और जब भी देखिए लेक्चर लेते हैं ना, तो कैसे बैठे हैं आप? अब ये मत बोलना कि हम पेड़ पे बैठे हैं या फिर नीचे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, छत पे बैठे हैं। मतलब ये है कि आप खाली बैठे हैं या फिर पेपर लेके बैठे हैं। हमेशा पेपर लेके बैठना है, पेन और पेपर। जो भी नई चीज़ मिले उसे तुरंत नोट कर लो, अगर वो नोट्स में नहीं लिखी है, मैं ओरली बता रहा हूँ तो, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस भी तो मैं पेपर पर लिखूंगा नहीं, और बीच बीच में चीज़ें आपको एक्सपीरियंस वाली ही बताई जाएंगी। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपका एक विज़न क्लियर हो गया होगा। कल से अब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक समय सारणी से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके आपको सभी PYQs देख करके आने हैं, और जो भी बीच बीच में ज्वाइन करके वापस जाते हैं, और तो ध्यान दीजिए, एक बार ज्वाइन करो तो पूरा देखो, और कोई भी क्लास का लिंक शेयर नहीं करेगा। जो लिंक शेयर करेगा उसको बिना रिफंड किए उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कड़े शब्दों में मैं कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना। जिसने लिंक शेयर किया और वो मुझे पता चल गया कि इसने शेयर किया है, तो ना आपको दोबारा ऐड किया जाएगा और ना ही आपका रिफ़ंड होगा। ठीक है, अगर आप रूल्स के अगेंस्ट कुछ काम करेंगे तो। ठीक है, और उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे। जो सीनियर्स हैं वो तो नहीं करते हैं, लेकिन जो अभी नए नए आए हैं, अभी नई नई फूल खिल रहे हैं वो ऐसी गुस्ताखी कर देते हैं, तो फिर समझ लेना कि इसका खामियाजा गलत होगा, फिर पढ़ते रहना खुद ही चलो ठीक है, चलिए ठीक, बिल्कुल। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहीं तक। बिल्कुल, कल हमारा पहला टॉपिक है और उसको तबाह करेंगे मिलके। और टाइमिंग के चक्कर में मत पड़ना। देखो अभी जैसे मैंने बोला कि कई बार मैं बोलता हूँ 1.5 घंटे की क्लास होती है, हम टॉपिक के हिसाब से तैयारी करते हैं। मेरा तरीका यही है, ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ना तो एक ही। अब जैसे मान लो कि मैंने 1 घंटा बोल दिया, 12 मिनट ऊपर हो गया है ना, तो ये थोड़ी ना मैं छोड़ के भाग जाऊँगा
1 घंटा से 1.5 भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, कभी कभी 2 घंटा हो जाता है, कभी 2.25 घंटा हो जाता है। हम टॉपिक देख के पढ़ाई करते हैं। और ये देखो, हाँ एक चीज़ और देखो, एक तो टॉपिक देख के पढ़ाई करो, घड़ी देख के नहीं। दूसरा, लास्ट में जाते हुए ये ज़रूर देखना, एनालिसिस करना कि आज मैंने ये 1.5 घंटा दिया क्लास में, कुछ नया सीखा। रोज़ अपने आप से ये सवाल पूछना, मुझसे तो बाद में पूछना, पहले खुद से पूछना। अगर आपने कुछ नया नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, सोचो इस पर। क्या मैंने कुछ नया नहीं बताया, या आपको सब कुछ चीज़ें पहले से पता थी, या समझ में नहीं आया। एनालिसिस करना जाके, ठीक है। समझ रहे हो आप बात? चलो ठीक है, ठीक है, फिर अब मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत हो गया आज के लिए, अब जाओ आराम करो, सो जाओ आराम से। सोना नहीं है, इसको एनालिसिस करना है। हम कल जो पढ़ना है उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं क्लासेस के। बिल्कुल बिल्कुल, तबाही मचानी कल से। अभी एडमिशन हो रहे हैं ना, तो आने दे रहे हैं अभी, और साथ में सब तबाही मचाएंगे मिलके। ठीक, चलो। जियो मॉर्फोलॉजी की पीडीएफ कब मिलेगी? क्लास तो खत्म हो जाने दो। ये जो पीडीएफ मैंने आपको दे दी है, जो जो टॉपिक कवर होगा वही पीडीएफ दी जाएगी, आगे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा कुछ। खड़े रहो लाइन में, जो जो टॉपिक कवर होगा वो टॉपिक आपको मिलेगा उसकी पीडीएफ। क्लास हुई 10 मिनट बाद पीडीएफ डाउनलोड करो, क्लास हुई 10 मिनट बाद पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है, ऐसे काम चलेगा, पहले कुछ नहीं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर सभी को, धन्यवाद। उत्तराखंड में मिलेगी, अब कल मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक यू।